हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। साथियों, समय हो चुका है और समय आ चुका है जब हम और आप दोनों यहाँ मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, और इसी क्रम में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं हिंदी की एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके और भी साथी लाइव आ सकें। साथियों, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज एक लाइक के हकदार तो हम भी बनते हैं। इधर आप ही सोच कर ये बताइए, अगर आप किसी के लिए मेहनत करते हैं और वो आपकी मेहनत को अगर कोई वैल्यू ना दे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको मेरी मेहनत का वैल्यू है तो प्लीज जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दें और शुरू करते हैं हम अपनी आज की टेस्ट सीरीज। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो। एक तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। एक तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार की बात करें तो इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 5 पार्ट होते हैं। क्लियर? कितने पार्ट? 5 पार्ट। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा विप्सा और पांचवा वक्रोक्ति। प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो श्लेष है, विप्सा भी है और वक्रोक्ति भी है। कौन सा नहीं है? उपमा नहीं है। ये साथियों अर्थालंकार का भेद है। किसका है? अर्थालंकार का भेद है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, उपमा। देखिए, अगर अलंकार की बात करें तो अलंकार मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है और वैसे तो हमारा 3 भागों में डिवाइड है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न बनता है तो हमें आंसर 2 को देना पड़ता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बात समझ में आ रही होगी। तो साथियों, अलंकार के कितने भेद? 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों, पवन किसको कहते हैं? पवन कहते हैं हवा को। पवन किसको कहते हैं? हवा को कहा जाता है। हवा को वायु कहते हैं और वायु को वात कहते हैं संस्कृत में। क्लियर? वायु को हम साथियों शमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समीर भी कहते हैं और अनिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिल कहते हैं। यानी हवा को वायु कहा जाता है, शमीर कहा जाता है और अनिल कहा जाता है। तो पर्यायवाची बात है, वायु है और शमीर है। यहाँ पर साथियों क्या लिखा है? अनल। और अनल कहते हैं आग को। अनिल किसको कहते हैं? आग को। आग को अनिल कहा जाता है और आग को हुताशन कहा जाता है, प्रशानु कहा जाता है। इन नामों से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? तो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, अनल हो जाएगा। अनल आग को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ए द्रग, बी विप्र, सी व्योम, डी है हमारा है। तो देखिए, द्रग कहते हैं आंख को। द्रग कहते हैं आंख को। द्रग चक्षु लोचन नेत्र, द्रग को कहते हैं। व्योम कहते हैं आकाश को। व्योम कहते हैं आकाश को। आकाश, अंबर, नभ किसको कहते हैं? व्योम को कहते हैं। साथियों, विप्र किसको कहते हैं? विप्र कहा जाता है ब्राह्मण को। विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहा जाता है। और है कहते हैं कल को। है किसको कहते हैं? कल को। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन है? व्योम हो जाएगा। क्या होगा? व्योम होगा। व्योम को शून्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, व्योम। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है। मौन किसको कहते हैं? जब चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं है, तो उसको मौन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मौन कहा जाता है। और मौन का उल्टा क्या होता है?
जो बहुत बोले उसको साथियों मुखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखर कहा जाता है। क्लियर? अगर यहाँ पर मूक होता, अगर मूक होता तो वाचाल हो जाता, मूक होता तो वाचाल हो जाता, और अगर साथियों मौन होगा, मौन का क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। याद रखना। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, मुखर। मयंक कहते हैं चंद्रमा को, विकार कहते हैं परिवर्तन को, परिवर्तन को। क्लियर? यानी मयंक का क्या हो जाएगा? मयंक को चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा का सूर्य होगा, यानी मयंक का रवि होगा, मौखिक का लिखित होगा, विकार का अविकार होगा, विकार का अविकार होगा। बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों? ए हो जाएगा, मुखर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। क्या लिखा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ए शीर्षक, बी शीर्षक, सी शीर्षक, और डी है शीर्षक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, क्योंकि शीर्षक कैसे लिखा जाता है? शीर्षक को हम इस प्रकार लिखते हैं, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीर्षक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीर्षक। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? सभी में लिखा है समीक्षा। क्या लिखा है? समीक्षा के बारे में लिखा है। अब आप बताओ समीक्षा कैसे लिखते हैं? तो साथियों समीक्षा को ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा या समीक्षा? तो दोस्तों राइट विकल्प हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा समीक्षा। क्या होगा? समीक्षा, अर्थात हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। साथियों खाद्य सामग्री यानी खाद्य सामग्री मतलब भोजन, जो यात्रा के समय हम क्या करते हैं? अपने साथ जो सामग्री को ले जाते हैं उसका जो उपभोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथ्य या उपहार? साथियों पथ्य रास्ता को कहा जाता है। पथ्य रास्ता को कहा जाता है, जिसको पथ भी बोलते हैं। उपहार या उप प्लस आहार, यानी आहार के साथ जो है वो उपहार होगा। स्वल्पाहार थोड़ा भोजन, स्वल्पाहार। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? पथ के लिए जो भोजन है, पथ के लिए जो भोजन उसको कहा जाता पाथे। पथ के लिए भोजन पाथे। याद रखना, पथ के लिए भोजन पाथे। पथ किसको कहते हैं? पथ या रास्ते को कहते हैं। सहायक आहार, उपहार कहते हैं सहायक आहार को। और स्वल्पाहार की बात करें, स्वल्पाहार मतलब स्वयं का आहार, स्वयं का आहार स्वल्पा आहार। अगर यहाँ पर होगा अल्पा आहार होता तो थोड़ा भोजन, स्वल्पा आहार स्वयं के लिए थोड़ा भोजन, स्वल्पा आहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है। क्या कहा गया है? पहले ध्यान से पढ़ना है। कहा गया सममात्रिक छंद जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। साथियों याद करो, हमने मात्रिक छंद में आपको चार चीजें बताई थी। चार हमने आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे? सबसे पहले चौपाई, सबसे पहले चौपाई 16 मात्रा सममात्रिक में था, सममात्रिक में था 16। इसके बाद गीतिका, गीतिका 26, हर गीतिका, हर गीतिका 28। और रोला की बात करें तो रोला में साथियों कितनी थी? 24। कितनी थी? 24। यहाँ पर 14-12 पे यति थी, यहाँ पे 16-12 पे यति थी, और यहाँ की बात करें साथियों तो 13 और 11 पे यति थी। क्या थी? यति थी। यति मतलब विराम, यति मतलब विराम। तो कहा गया है प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है। कौन सा छंद होगा? रोला,
सोरठा, कबित या सबैया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रोला। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा साथियों रोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही हमारी ट्रिक काम करेगी क्या? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कैसे याद करना है? KTM DO। अब यहाँ डैश लगा दो, यारा लावा, हा जाओ हा, शाखा शा, नीचे डैश लगा दो। अब पूछा गया है ओष्ठ ध्वनि के बारे में पूछा गया है, तो ओष्ठ ध्वनि में क्या आएगा? पा वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, यानी पा, फा, बा। तो साथियों क्या आ जाएगा? हा आ जाएगा। अगर रा की बात करें तो रा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। ला की बात करें तो ला कहाँ से बोला जाता है? दान दंत से। और शा की बात करें, शा भी कहाँ से बोला जाता है? दंत से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी, फा। फा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉबेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बॉबेल को हिंदी में क्या कहते हैं? साथियों अगर बात करें वर्ण, वर्ण को क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को कहा जाता है वोवेल, और व्यंजन को कहा जाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है? वोवेल के बारे में। और वोवेल को क्या कहेंगे? अक्षर नहीं कहेंगे। अक्षर तो किसको कहते हैं? अक्षर को लेटर कहते हैं। व्यंजन को कंसोनेंट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, स्वर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। अर्थात व्यंजन नहीं होगा तो क्या होगा? स्वर होगा या अयोगवाह होगा। क्या होगा? या तो भाई स्वर होगा या अयोगवाह होगा। अयोगवाह में अंग आता है। अंग को क्या अंग आता है? और दूसरा आहा आता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और आहा को हम क्या कहते हैं? आहा को विसर्ग कहते हैं। आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? वर्ण व्यंजन नहीं है। तो देखिए ऊ हमारा क्या है साथियों? स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। खा व्यंजन है, या व्यंजन है और रा भी व्यंजन है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऊ जो है साथियों वो हमारा क्या है? स्वर है। अगला प्रश्न कहता है, अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है। देखिए भी पीछे बताया था, अयोगवाह में अंग और आहा आ जाता है। अंग को अनुस्वार और विसर्ग को आहा कहते हैं। तो आप बताओ अयोगवाह किसे कहा जाएगा? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त को या अल्प प्राण को? तो एक बात याद रखना कि जो हमारे अंग और आहा होते हैं वो अल्प प्राण और महाप्राण नहीं होते हैं। यानी जो अयोगवाह होते हैं वो अल्प प्राण और महाप्राण नहीं होते हैं। तो राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? अयोगवाह को विसर्ग, विसर्ग अयोगवाह में आ जाता है। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ए, विसर्ग। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? साथियों इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। क्या कहता है? वह कौन सा व्यक्ति है? क्या कहा गया? वह कौन सा व्यक्ति है। एक वाक्य तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है? जिसने जवाहरलाल का नाम ना सुना हो। साथियों ये वाला जो वाक्य है वो हमारे इस वाले वाक्य पे डिपेंड है। जो दूसरा वाक्य है वो हमारे पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। और जब कहीं एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो जाता है तो वहां पर क्या होता है साथियों? वहां पे मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य कहाँ होगा? एक कर्ता और एक क्रिया। कह सकते हैं
एक उद्देश्य और एक विधेय। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल वाक्य और सरल वाक्य के योग से संयुक्त वाक्य बनता है। यहाँ पर क्या कहा गया है? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य कैसे बनता है? एक तो मुख्य वाक्य होगा, एक क्या होगा? एक साथियों मुख्य वाक्य होगा, और क्या होंगे? अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। अन्य क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। उनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? मिश्र वाक्य बनता है। तो वह कौन सा व्यक्ति है? ये तो हमारा पूरा का पूरा अर्थ इसने प्रकट कर दिया। कौन सा व्यक्ति है प्रश्नवाचक हो जाता। लेकिन जो दूसरा वाला है वो इस पर डिपेंड है। जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो तो साथियों क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों स्वर संधि में आपको पता होना चाहिए क्या आती है? मात्रा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये अगर नहीं है तो आधा अक्षर होगा, इसके बाद यारा लावा होगा। क्लियर? या अब आब और ऐ आए होगा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? बागीस में बड़ी ई की तो मात्रा है, लेकिन यहाँ पर तीसरा वर्ण है। गा कैसा है? तीसरा वर्ण है तो व्यंजन हो जाएगा। दिगंबर यहाँ पर गा है, तीसरा वर्ण है। गा तीसरा वर्ण है तो क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। दुष्कर्म में आधा खा है तो विसर्ग में बदल जाएगा। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा सी। रत्नाकर, रत्नाकर को अगर हम अलग अलग करेंगे तो एक तो रत्न हो जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? आकर। आकर कहते हैं खान को। आकर किसे कहते हैं? खान को। रत्नों की खान रत्नाकर, रत्नों की खान रत्नाकर। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है महोदय का सही संधि विच्छेद करिए। तो साथियों आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है? ओ है और यहाँ पर दा है, यानी इसमें तो संभव नहीं है। महोदय जब ओ का हम अलग करेंगे तो एक तरफ आ आना चाहिए और दूसरी तरफ ऊ आना चाहिए, या तो विसर्ग है, दो में से एक काम हो। यहाँ पर देखिए महाधन उदय, तो महाधन उदय भी नहीं होगा। महान धन उदय, ये ना कहां से आ गया? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या राइट होगा? एक तरफ तो देखो आ है और दूसरी तरफ ऊ है, यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। महाधन उदय क्या होगा? महाधन उदय महोदय। महाधन उदय महोदय अर्थात हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। महाधन उदय महोदय। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा है? उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। क्या लिखा है? उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। ध्यान से मेरी बात सुनना साथियों, यहाँ पर क्या लिखा है? उद्धरण। अब आपको ये क्या दिख रहा है? दा तीसरा वर्ण है ना, तो ये तो वैसे भी ता में बदल जाएगा, उत हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको ये वाला वर्ण दिख रहा है तो याद कर लेना, ये ता में और ये हा में बदलेगा। ऊपर वाला ता में और धा हमारा हा में बदलेगा, अर्थात क्या होगा? उत धन हरण। बात समझ लेना कि अगर कहीं पर ये धा आपको दिखाई दे रहा है तो वो बदल जाएगा। जो हमारा दा है वो ता में और जो धा है वो हा में बदल जाएगा। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत धन धरण गलत, क्योंकि धा हमारा किस में बदलेगा? हा में बदलेगा। उत धन अड़ ये भी गलत है, क्योंकि उत धन अड़ होता तो उताड़ हो जाता। क्या होता? उदाड़ हो जाता। यहाँ पर देखिए उत धन हरण, तो राइट विकल्प हमारा सी हो जाएगा। नियम है, इनको याद कर लीजिए। सी हो जाएगा उत धन हरण उद्धरण। इसीलिए एक एक संधि जो विशेष होती है वो आपके लिए लाते हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं, कहीं पर अगर डबल चा मिले, कहीं पर डबल जा मिले, कहीं पर डबल ला मिले, या कहीं पे डबल टा मिले, कहीं पर डबल डा मिले, अगर ये वर्ण आपको डबल डबल मिलते हैं तो ये जो पहले वाला वर्ण है ये साथियों में किस में बदल देना है? ता में बदल देना है।
ये बता चुके हैं। आज हमने आपको क्या बताया, कहीं पर दा में अगर धा लगा हो तो दा ता में और धा हमारा हा में बदल जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भाई बहन में कौन सा समास होगा। अब देखिए, दो बराबर के पद, एक भाई दूसरा बहन, एक भाई और दूसरा बहन, बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। जब हम इन दोनों को हटाएंगे तो हमें किसका बोध होगा, और का बोध होगा। तो जहां पर दो बराबर के पद निकल आए वहां पे क्या होता है, द्वंद्व हो जाता है। दो बराबर के पद द्वंद्व। द्विगु कहाँ पे होगा, जब पहला पद संख्या होगा तो द्विगु होगा। जब विभक्ति का लोप होगा, जब साथियों विभक्ति का लोप होगा तो वहां पे तत्पुरुष होगा। और अगर बात करें तीसरा पद निकल के सामने आ रहा है तो वहां पे बहुब्रीहि हो जाएगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, द्वंद्व। चलिए अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है। प्रश्न बना है, वनवास में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। चलिए तो हम देखते हैं साथियों, क्या दो बराबर के पद हैं, नहीं है। साथियों क्या तीसरा पद निकल के आया, नहीं आया। अगला आ जाइए, कर्मधारय, कर्म को धारण जो कर लेता है उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध बन जाता है। क्या यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, क्या यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, नहीं है। साथियों यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष होगा, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप हुआ है। कैसे, वनवास आप क्या कहोगे, वन में बास, वन में बास, वनवास, बास मतलब रहना, वन में रहना वनवास कहलाता है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारा विभक्ति में का लोप हो गया, विभक्ति में का लोप हो गया तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष होगा। तो ए विकल्प हमारा राइट हो गया, तत्पुरुष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पक्को का तद्भव रूप। साथियों पक्को कैसा है, पक्को हमारा तत्सम है। पक्को कैसा है, तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है। अब हमें इसको क्या बनाना है, तद्भव बनाना है। तद्भव मतलब उस संस्कृत शब्द को हिंदी में लिखना है। तो साथियों पक्क को क्या कहेंगे, पक्का, पका, पाक या पकवा। जल्दी से बताएं क्या होगा सही विकल्प। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा बी, पका। राइट विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पका। यानी पक्को का रूप है पका, पक्को का रूप है, बिगड़ा रूप है पका हुआ। तो साथियों हमारा 19 का बी राइट हो जाएगा, पका। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है चारपाई शब्द है। चारपाई शब्द है। अगर बात करें तो चारपाई, देखिए चार धन पाई, पाई मतलब पैर, यानी चार पैर हैं तो चार पाई है। चार पैर तो भैंस के भी होते हैं, चार पैर तो गाय के भी होते हैं, चार पैर तो कुत्ते के भी होते हैं, चार पैर तो हमारी कहते हैं चार पहिया वाली गाड़ी, जिसको क्या कहते हैं, गाड़ी कहते हैं, जिसको हम कार कहते हैं, उसके भी होते हैं। तो क्या वो सभी की सभी हमारी चारपाई होती है, नहीं होती है। वो क्या चारपाई होती है, नहीं होती है। चारपाई किसको कहते हैं, चारपाई कहते हैं हम अपनी खटिया को। चारपाई मतलब खटिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, तीसरा पद निकल के सामने आया तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, योग रूढ़। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, योग रूढ़। देखिए यौगिक दो शब्दों से बना, दो शब्दों से बना एक शब्द, दो शब्दों से बना एक शब्द तो क्या होता है, यौगिक होता है। जिसके सार्थक टुकड़े ना किए जाएं रूढ़ होता है। जो दो शब्दों के योग से बना लेकिन जब योग हो गया तो रूढ़ बन गया तो साथियों उसको योगारूढ़ कहा जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, योग रूढ़। क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, योग रूढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहली बात, उपसर्ग हमेशा कहाँ आता है? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आता है। कहाँ आता है? प्रारंभ में आता है। तो ध्यान से देखना क्या लिखा है, उपकार। भैया इसमें तो उप आया है, बाकी में भी देख लेते हैं। पढ़ आई, इसमें तो प्रत्यय है, इसमें क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पर क्या लिखा है? अपनापन। तो अपना में क्या जुड़ा? पन पीछे जुड़ा है, प्रत्यय है। यहाँ पर साथियों क्या है? लाभदायक। क्या है? लाभदायक। दायक कहाँ है? पीछे जुड़ा है, तो प्रत्यय है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उपकार। क्या होगा? उपकार हो जाएगा। हमने आपको जब उपसर्ग याद कराए थे तो बताया था, उ से हमारे 3 उपसर्ग हैं, उत, उद, उप। उत, उद, उप, ये 3 हैं। तो यहाँ पर किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? उप का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी में सबसे पहला हम क्या करें? इससे शब्द निकालो और प्रत्यय कहाँ होगा? हमेशा पीछे होगा। अब आप बताओ कौन सा शब्द निकलेगा? साव निकलेगा कि सावधान निकलेगा कि सावधान निकलेगा? बिल्कुल सही। क्या निकल के आया? सावधान निकल के आया। क्या निकल के आया? सावधान। बचा क्या? ई बचा। तो साथियों हमारा कौन सा प्रत्यय होगा? ई हो जाएगा। बड़ी ई हो जाएगा, छोटी ई नहीं होगा। देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। धानी नहीं होगा, हानि नहीं होगा, ई नहीं होगा। कैसे? अगर धानी निकाल लोगे तो साव बचेगा, और अगर आनी निकाल लोगे तो सावध बचेगा। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए अगर हमारा पुल्लिंग है, यानी अगर पुरुष है तो कवि है, पुरुष है तो कवि है। अगर साथियों स्त्री होती तो क्या होती? तो कवयित्री होती। इसको सही से लिखना सीख लो। क्या होती? कवयित्री होती। तो आप बताओ कौन सा राइट होगा? ये कवित्री अशुद्ध है, ये कवित्री अशुद्ध है, ये कवित्री अशुद्ध है, ये कवित्री राइट हो जाएगा कवयित्री। साथियों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बना हुआ है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवयित्री। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कवयित्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे उनको क्या कहेंगे? चलिए देख लेते हैं। संज्ञा को कहते हैं बच्चा नाम। संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वो सभी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं? कार्य का नाम क्रिया कहलाता है। जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं वे सभी के सभी क्या है? क्रियाएं हैं। साथियों अव्यय, लिंग वचन, लिंग वचन और पुरुष का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग पुरुष वचन का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको साथियों अव्यय कहते हैं। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, किसकी? विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें राइट विकल्प हमारा क्या होगा? ए आ जाएगा, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 कहता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यानी जो आपको ये 4 विकल्प दिख रहे हैं इसमें हमें क्या पहचानना है? निश्चयवाचक पहचानना। ध्यान से सुनना है साथियों। अगर पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुषवाचक में 3 होते हैं, अन्य, अन्य, मध्यम
और उत्तम। मध्यम में आप और तुम आते हैं। क्या आते हैं? आप और तुम आते हैं। उत्तम में मैं और हम आते हैं। अन्य में वह और वे आते हैं। चलिए ये कवर हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, पुरुषवाचक हो चुका। अब आ जाइए निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में ये, वे, यह और वह आता है। इसमें पुरुष नहीं होते हैं। इसमें क्या होगी? वस्तु होगा या प्राणी होंगे। बात समझ में आया? इसमें पुरुष नहीं होते हैं। यहाँ पर जो वह आएगा वो पुरुष के लिए आएगा, वे आएगा वह पुरुष के लिए आएगा। चलिए अब आ जाओ अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा? कोई आएगा, कुछ आएगा, कोई आएगा या कुछ आएगा। अब आ जाइए प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में क्या आएगा? कौन आएगा और क्या आएगा। संबंधवाचक में, संबंधवाचक में जो, सो, जब, तब ऐसे शब्द आते हैं। क्लियर? पुरुषवाचक, निजवाचक। अब आ जाइए निजवाचक। निजवाचक में क्या आ जाएगा? निजवाचक में आएगा स्वयं, खुद, अपने आप, अपने आप ही। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? निश्चयवाचक पूछा गया है। निश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं? ये, वे और यह वह। तो देखिए क्या हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा, कुछ अनिश्चयवाचक हो जाएगा, कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह चलिए दिख रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। क्या कहा जाता है? थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। तो साथियों इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? अब यहाँ पर कहा गया है थोड़ा थोड़ा, यानी अभ्यास करना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता है थोड़ा थोड़ा। क्रिया की विशेषता थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर हमारा अव्यय हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अभ्यास कीजिए, ये पूरी की पूरी क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। ये हमारी क्रिया है, और इसमें एक थोड़ा का प्रयोग नहीं हुआ है, दो थोड़े का के प्रयोग हुए हैं। तो साथियों ये क्या होगा? ये हमारा अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जी कमेंट कर दें कि क्या बात क्लियर हो रही है या नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट है तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी वीर रस। साथियों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आपने सुना होगा करुण क्रंदन। करुण क्रंदन, जब करुणता से लोग कब रोते हैं? जब शोक होता है तो करुणता से रोते हैं, विलाप करते हैं। शांत जहाँ पे होगा वहां कोई आवाज नहीं होगी, वहां क्या होगा साथियों? निर्वेद होगा। तो प्रश्न पूछा गया है शोक, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, करुण रस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, करुण रस। चलिए समझ में आ रहा होगा। कोशिश हमेशा हमारी यही रहती है कि आपको पूरा का पूरा अच्छे तरह से समझाया जाए। साथियों जब हमारी काफी एसटीज हो जाएंगी ना तो हम आपको स्पीड में भी कराएंगे। अभी थोड़ा समझा समझा के कराते हैं, इसीलिए टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन समय तो दीजिए ना। जब बच्चा पैदा होता तभी तो नहीं दौड़ने लगता है, समय आने दो, आप दौड़ोगे भी और उछलोगे भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौपाई के साथ दोहा रखना। साथियों पहले चौपाई है और फिर चौपाई के बाद क्या है? दोहा है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? गीत कहते हैं, मानसी कहते हैं, अवधि कहते हैं या कड़वक कहते हैं? जल्दी से बताएं। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है? गीति, मानसी,
अवधि या कड़वक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कड़वक। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कड़वक। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धिरासो काव्य है। प्रश्न बनता है बुद्धिरासो काव्य क्या है? वीर काव्य है, चरित काव्य है, महाकाव्य है या प्रेम काव्य है? तो साथियों जो बुद्धिरासो है, बुद्धिरासो में किसका वर्णन है? प्रेम गाथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रेम गाथाओं का वर्णन है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, प्रेम काव्य। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रेम काव्य। तो बुद्धिरासो क्या है? बुद्धिरासो हमारा प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम काव्य है। चलिए आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न आने वाला है, और अंतिम प्रश्न आने से पहले फिर से हम कहना चाहेंगे जो हमारे साथी नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारा वीडियो भी लाइक कर दें। दोस्तों इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है, तो अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है तो एक लाइक तो बनता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो कृत, यानी अमीर खुसरो द्वारा की गई नहुसी पर, इनकी रचना है नहुसी पर का विषय है। नहुसी पर का क्या विषय है? भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, प्रशस्ति ग्रंथ या शब्दकोश? जल्दी से बताएं। अमीर खुसरो कृत नहुसी पर का विषय क्या है? ए भाषा विज्ञान, बी काव्य शास्त्र, सी प्रशस्ति ग्रंथ, डी शब्दकोश। तो अगर अमीर खुसरो की शब्दकोश की बात की जाए तो क्या होगा? खालिक बारी है। क्या है? खालिक बारी है, बताया था। अगर दोस्तों प्रशस्ति परक की बात करें तो हमने आपको बताया था एक इनकी रचना है हालाते कन्हैया, और दूसरा है नजरान ए हिंद। तो इनका प्रशस्ति ग्रंथ है नजरान ए हिंद। क्या है? नजरान ए हिंद है। और काव्य शास्त्र पर इन्होंने भरपूर चर्चा की है। इनका भगवान पर लिखा हुआ है हालाते कन्हैया। अब नहुसी पर का विषय की बात करें तो साथियों नहुसी पर का विषय क्या है? भाषा विज्ञान है। नहुसी पर का विषय क्या है? भाषा विज्ञान है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण बात हमारे उन साथियों के लिए है जिनको मैथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथियों बिना मौका गवाए, क्योंकि अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं भर्ती कब आए कब हो। अब जब मौका मिला है तो चौका मार लो, मौका मिला है तो चौका मार लो साथियों। इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं, जिससे हमारे जो साथी अभी जागे नहीं हैं वो भी जाग जाएं और अपने लिए ना सही कम से कम हमारे लिए सब कर लो। कारण है हम साथियों इस बार अपना रिजल्ट 100% चाहते हैं, कोई भी बाधा नहीं चाहते। आपका जब आप सक्सेस होगे ना, जब आपका रिजल्ट क्लियर होगा तो आपके साथ साथ हम भी सक्सेस होंगे। चलिए तो यहाँ पर हम दोस्तों कहना चाहेंगे कि यूपी टेट और सुपर टेट का पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है मैथ का, जिसका नाम है 0 to हीरो बैच। साथियों इसको किसके द्वारा फॉलो किया जाए? अमित शुक्ला सर जी इसको पढ़ा रहे हैं। इसमें आपका पूरा टेट और सुपर टेट दिया जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले धुरीना ऐप्स को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको ये दिखाई देगा, रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आपको मैथ कंप्लीट कोर्स यूपी टेट एंड सुपर टेट को सर्च करना है, और इसको सर्च करने के बाद आपको क्या करना है? आप बाई कर लें और इसी हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। तो ये थी साथियों हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।